गुरुजी से सब प्रणाम। गुरुजी, अभी ये प्रश्न मैं इसके पहले वाले इस पर करना चाहता हूँ कि उसमें ये आपने स्पष्ट किया कि पुनर्जन्म कि वही आत्मा पुनर्जन्म है। तो गुरुजी, इससे हमारे भारतीय दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है और व्यक्तिगत मोक्ष मुक्ति, इसकी कैसे उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत मोक्ष और व्यक्तिगत कर्म सिद्धांत अभी इमेच्योर, वो लोगों को बताने की केवल एक कवायद है, वो सच्चाई नहीं है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको बड़े खूबसूरत ढंग से एक एग्जाम्पल से कहा गया है कि जब खोजी साधक अभी शिशु अवस्था में होता है, शैशव काल में होता है, तो उसके हाथ में हरी पत्तियां देकर उसको कहा जाता है सोने की पत्तियां हैं, इनको संभाल कर रखो, गोल्डन लीव्स। शैशव काल में वो अभी हरी पत्तियां और सोने की पत्तियों में भेद नहीं जानता, तो वो हरी पत्तियों को सोने की पत्तियां मानकर स्वीकार करता है और उनको एक ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता है। लेकिन फिर वो इसी को मेटाफोर है, सिंबॉलिक है, वो कहते हैं कि फिर जब वो बड़ा होता है सीकर और प्रौढ़ होता है, मैच्योर सीकर का, खोजी का वो प्रौढ़ काल आता है शैशव काल से, तो वो जान लेता है कि सोने की कोई पत्तियां नहीं होती, पत्तियां पत्तियां होती हैं, और वो उसका लिबरेशन का पॉइंट बनता है, मुक्ति का, यानी कि वो अपने ही निर्मित भ्रम से मुक्त हो जाता है। तो भारतीय दर्शन को अगर हम देखेंगे तो भारतीय दर्शन को तो मैं बहुत गहरा मानता हूँ, उसका कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग स्टेजेस के लिए तमाम बातें कही गई हैं। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करें तो उसके शुरुआती स्कूलिंग से और बड़ी स्कूलिंग तक तमाम कॉन्सेप्ट हम उसको देंगे और तमाम कॉन्सेप्ट कैंसिल भी करेंगे पिछले वाले आगे जाएंगे जब। तो भारतीय दर्शन चूंकि एक सर्वांगीण दर्शन है, टोटल फिलॉसफी है। बाद के वक्त में क्या हुआ कि लोग किसी भी टुकड़े को पकड़कर उसको टोटल फिलॉसफी की तरह जब पेश करते हैं तो चीजें फंस जाती हैं। भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत मोक्ष की बात शुरू में कही गई क्योंकि व्यक्ति चले तो, क्योंकि अभी तो व्यक्ति ही है, जब उसको ये पता चले कि व्यक्ति जैसी चीज नहीं होती है तभी तो वो जानेगा कि व्यक्तिगत मोक्ष भी नहीं होता। तो वो अवधारणा आई। कार्य कारण का सिद्धांत पर्सनल बनाया है, कॉज एंड इफेक्ट है, कार्य कारण है, लेकिन व्यक्तिगत कार्य कारण नहीं है, पर्सनल कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर चलाना है तब उसको शुरुआत में तो पर्सनल कॉज एंड इफेक्टिव समझाना पड़ेगा कि वे व्यक्तिगत कार्य कारण, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, चलेगा वो रास्ते। लेकिन जब वो परिपक्व होगा तो वो देखेगा कि कार्य कारण तो है अस्तित्व में, लेकिन चीजें तो इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है। तो कर्म भी जो है वो अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, उसके इम्प्रेशंस तैरते हैं और किसी भी शरीर मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। अवैयक्तिक क्रम जो कर्म का रियलाइजेशन यानी उसका अनुभव, इम्पर्सनल कर्म का रियलाइजेशन ही उसका मोक्ष बन जाता है। यानी कि मोक्ष का मतलब ही हुआ कि इम्पर्सनल कर्म का रियलाइजेशन, कोई बंधन नहीं। बांधा था हमको हमारे व्यक्तिगत कर्मों की अवधारणा ने, जब वही नहीं रही तो हम केवल माध्यम बन गए, हम केवल चीजों को अपने माध्यम से घटने देने वाले बन गए, ये चीज। तो ये मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। रियलिटी यही है। अगर गीता में भी हम देखें तो गीता भी कई स्टेजेस में चलती है और विरोधाभासी भी कई चीजें हैं। उसमें भी इस बात का स्पष्ट उत्तर है। कृष्ण एक तो उससे ये कह रहे हैं कि तू कर, अपना काम कर, चल उठ, और दूसरी तरफ उससे यही कह रहे हैं कि मैं तो सब पहले ही कर चुका हूं, तुम करोगे क्या? तुम तो बस माध्यम बनोगे, जिनको मरना है उनको मैं पहले ही मार चुका हूं। यानी कि मैं
का तात्पर्य सोर्स कॉन्शियसनेस, उनका कहना है कि तुम तो ड्रामा का हिस्सा हो। अब कृष्ण उसको बस एक बात ये नहीं कह रहे हैं, वो बस उसकी मेंटेलिटी और उस समय की सीकर की भाव दशा है कि तुम नहीं भी चाहोगे और करने की अगर अस्तित्व में योजना है और बनेगी तो तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी उसको चूंकि व्यक्तिगत कर्ता का भाव पकड़ा हुआ है कि मैं नहीं लड़ाई लड़ूंगा, तो उसको वो व्यक्तिगत से अव्यक्तिगत में डाल रहे हैं, पर्सनल से इम्पर्सनल में डाल रहे हैं। उसी से उसका गिल्ट और उसका जो भी पश्चाताप, क्षोभ सब खत्म हो रहा है कि कर्म तुम कर नहीं रहे हो, कर्म तुम्हारे माध्यम से घट रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से युद्ध घट रहा है, तुम्हारे ऊपर किसी हत्या का कोई दाग नहीं लगेगा, तुम किसी को मारने के उत्तरदायी नहीं बनोगे, कर्म तुम्हारे ऊपर उसका बंधन नहीं डालेगा, तुम मुक्त हो। ये एक लीला है जिसमें तुम केवल माध्यम बन रहे हो। तो वो बात वही कह रहे हैं इम्पर्सनल की, लेकिन शुरुआत उसको पर्सनल करके कह रहे हैं, क्योंकि पर्सनल करके ना कहें तो वो समझे ही ना। इतना ही डिफरेंस है, सिंपल माइन्यूट सा डिफरेंस। तो गुरु इसी से व्याख्या हो जाती कैसे कोई बुरा कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, तो अगर सभी लोग मुक्त हो जाते हैं, सभी लोग विलीन हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं सत्ता में, परम सत्ता में, तो इसी से इसकी व्याख्या हो जाए कि वो इम्पर्सनल हो जाते हैं। इम्पर्सनल है बिल्कुल। अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं, अच्छा बुरा के साइकिल घूमते हुए एक दिन हर जो बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट है मैनिफेस्ट होते रहेंगे और धीरे धीरे करके वो टोटल इवोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। व्यक्तिगत मोक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यही कन्फ्यूजन है। और ये जो बाद में न्यू एज के गुरुज आ गए, उन्होंने और कन्फ्यूजन किया कि एक दिन बैठा था मैं इनलाइटेंड हो गया, ये हो गया तो मुझे भी होना है। अब मेरा ये कहना है कि उस बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि उस व्यक्ति को क्या रियलाइज हुआ उस समय? उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं इनलाइटेंड हो गया, उसको ये रियलाइज हो गया कि इनलाइटनमेंट तो हमेशा ही था, इट वॉज ऑलवेज देयर, सोर्स यानी स्रोत तो हमेशा था वहाँ पर, और ये संभावना हमेशा ही खुली हुई है। अब इस शरीर मन के अंदर कोई अटकाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इतनी सी बात है। लेकिन उसको ये नहीं दिखा कि मैं हो गया, क्योंकि उसको दिखा मैं जैसी तो घटना थी ही नहीं कहीं पर, वो इंडिविजुअल जैसी चीज़ तो थी ही नहीं कहीं पर, ये रियलाइजेशन होता है। लेकिन जैसे ही कोई ये बात बोलता है कि मैंने बड़ी तपस्या करी, फिर मैंने बड़ी साधना करी और फिर मैं इनलाइटेंड हो गया, तो लोगों को बड़ा एम्बिशन पकड़ लेता है, फिर हमको भी होना है। लेकिन ये समझाना कि व्यक्ति नहीं होता, वो शरीर मन में उसका केवल एक यही दर्शन घटता है कि टोटल एवोल्यूशन चल रहा है। बस आज की अंतिम बात एक छोटे से और उदाहरण से समझें जो क्लियर होगी, लेकिन उदाहरण में हमेशा ध्यान रखें, उदाहरण भी कंसेप्ट होते हैं, तो पूरी बात नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी सिमिलर चीज़ समझ सकते हैं। जैसे हम वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन पर जाएं कि हमारा प्लैनेट या हमारा जो कॉस्मोस है ये कैसे पैदा हुआ। अभी तो चलो हम अभी इस अर्थ के लाइफ को, अपने सोलर सिस्टम की ही बात करें, तो वैज्ञानिक कहेंगे कि कई करोड़ साल पहले एक बिग बैंग होता है और उससे, उस टकराव से तमाम जो पिंड हैं वो टूटते हैं और उसमें कुछ प्लैनेट्स बन जाते हैं। फिर वो वहाँ के वैक्यूम में उनके मैग्नेटिक पुल से वो अपने अलग अलग डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। फिर उसमें कुछ ठंडे होने लगते हैं और ठंडे होते होते प्रोसेस चलता रहता है लाखों करोड़ों साल तक। उनमें कुछ अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, कुछ और इस तरह के केमिकल्स फॉर्म होते हैं, उनमें जीवन की संभावना बनती है। फिर जीवन विकसित होता है, वन सेल अमीबा आता है, फिर बहुत सारा प्रोसेस है जिसको इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। अब यहाँ पे भी देखिए पोलर अपोजिट को हमेशा ध्यान रखें, उसके बिना जीवन नहीं। वैज्ञानिक उसमें जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसको कंसीडर अभी नहीं करते, लेकिन अब करने भी लगे धीरे धीरे। उसी को हम लोग गॉड या टोटलिटी या सोर्स कहते हैं कि कुछ है जो बहुत इंटेलिजेंट है। वो कोई व्यक्तिगत परमात्मा नहीं है, लेकिन वो एक टोटल इंटेलिजेंस है।
तो वो जो टूटा, तो देखिए अब सूरज की गर्मी और अपनी धरती का ठंडापन, वो दोनों नीडेड थे जीवन को पैदा होने के लिए। यानी कि जो अभी भी प्लेनेट हम जब उनका सर्वे करते हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा ठंडे हैं तो जीवन मुश्किल हो जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा गर्म है तो जीवन मुश्किल हो जाता है। अर्थ और सन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस है, उस बैलेंस ने लाइफ की पॉसिबिलिटी को क्रिएट किया। अब इसको और आगे ले जाइए, अब वो कहेंगे कि लाइफ इवॉल्व होती रहेगी, तमाम तरह के सब वैरायटी चलती रहेगी, लेकिन फिर भी जो सन है यानी कि जो स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का मेन सेंटर है, वो उसकी भी अपनी एक लाइफ है, वो अनलिमिटेड नहीं है। वो लाइफ एक दिन कितना भी वो टाइम हो सकता है एग्जॉस्ट होगी, एग्जॉस्ट होके जब उसका फ्यूल ख़त्म होगा, मतलब वो सिंपल वर्ड्स में उस चीज़ में बता रहा हूँ, तो वो स्टार फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, और ब्लैक होल में जब कन्वर्ट होगा तो फिर एक बहुत ट्रेमेंडस मैग्नेटिक पुल पैदा होगा। तो जितने प्लैनेट्स उसके आसपास उसके सिस्टम में उसकी घूम रहे होंगे वो फिर सक कर लिए जाएंगे उसमें, और सब एनिहिलेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और एक शून्यता इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक होल बची रह जाएगी। और फिर कहते हैं कि फिर कभी फिर कोई बिग बैंग होगा, फिर कोई तारा टूटेगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर दिस प्रोसेस वो जान चलता रहता है। अभी तो हम इतना ही जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, बहुत ज़्यादा भी जानकारी नहीं, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखें तो क्या इतना इंटरेस्टिंग नहीं है? ऐसे ही चलता है इवोल्यूशन का फिर अंत, और फिर एक नया इवोल्यूशन, फिर उसका अंत। भारत में हमने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली, और सारे सभ्यताओं में अगर हम देखें, सृजन और प्रलय की तरह हमने इसको विजुलाइज किया है, और हम मानते हैं कि साइकिल चलता है जीवन के प्रकट होने का और फिर प्रलय का, सब खत्म होता है, फिर कुछ पैदा होता है। तो इसी तरह से ये जो इनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, वो धीरे धीरे फिर सोर्स में लौटने का प्रोसेस है। एक दिन जब सारा सिस्टम सोर्स में लौटेगा, वो टोटल इवोल्यूशन या टोटल मोक्ष कहें, तो फिर सब खत्म होगा, फिर वहाँ से कुछ पैदा होगा, और कुछ बॉडी माइंड ऑब्जेक्ट्स किसी खास वजह से उस फ्रीडम की तरफ जाते रहेंगे। उनका फ्रीडम की तरफ जाना भी उस समग्रता और उस टोटलिटी पे ही निर्भर होगा, ना कि उनके इंडिविजुअल एफर्ट पर, उनके व्यक्तिगत एफर्ट पर वो निर्भर नहीं है, वो उस समग्रता के प्रोसेस पर निर्भर है। ये ठीक है, आज के लिए इतनी।